इक्वेशंस के बारे में कि इक्वेशंस होते क्या हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कौन सी इक्वेशंस हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और हम सभी कंसेप्ट्स को डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, इस वीडियो में ही नहीं, हर एक वीडियो में मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही रहेगा कि मैं हर एक कंसेप्ट को एक अच्छे तरीके से डेप्थ में समझा के चलूँ, ताकि आपको यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद और कहीं और कुछ भी मतलब देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हुए हैं कि हम इन एग्जांपल्स को अपनी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। जैसे कि मिल्क को अगर हम कुछ टाइम के लिए रख दें समर्स में, तो कुछ टाइम के बाद हम क्या देखेंगे, कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि वो दूध जो है जमना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो कर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आयरन तवा है या फिर पैन है या कोई लोहे की कीलें हैं, अगर हम उनको एक नमी वाले वातावरण में छोड़ दें तो उस जो भी ऑब्जेक्ट है लोहे का, उसमें क्या होगा ये आप सभी जानते होंगे कि उसमें हमें कुछ टाइम के बाद जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उनमें रस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेप्स जो कि हम मेनली समर्स के सीजन में हम कंज्यूम करते हैं, अगर हम कुछ टाइम के लिए उन्हें छोड़ दें, कुछ टाइम का मतलब कि 1-2 दिन के लिए उन्हें हम ऐसे ही छोड़ दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो खट्टे होने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी इन तीनों ही एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो भी चीज़ है उसको कुछ टाइम हम दें और उस पर कुछ चीज़ें मतलब दूध को हमने कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, या हमने उसे टेम्परेचर अब उस ऐसे ही छोड़ दिया, तो अब हम देखेंगे कि अगर हम सर्दियों में दूध को रखते हैं तो वो लंबे टाइम तक चल जाता है, लेकिन गर्मियों में रखें तो वो कुछ ही टाइम में हमारा जम जाएगा। तो हम इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एक रोल प्ले कर रहा है दूध के स्टेट को चेंज होने में। यानी अगर कम टेम्परेचर है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा जमने में, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर है जैसे कि समर्स में होता है तो वो थोड़े ही समय में वो हमारा दूध जम जाएगा, कर्ड फॉर्म में चला जाएगा। तो और दूसरा हमारा है कि आयरन है, आयरन की कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, या तो तवा है या पैन है या नेल है, तो उसे हमारा कैसा अगर हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख दें, यानी नमी वाले वातावरण में जिसमें पानी की मात्रा यानी एक ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, उसमें अगर हम छोड़ दें, या आप बोलो कि नेल्स को हम पानी में डाल दें, जो कीले हैं उन्हें पानी में ही डाल दें, आप ये भी कर सकते हो, तो वो हमारा उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, किसमें वो जंग उन पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे, और जो हमारे ग्रेप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद वो फर्मेंट हो जाएंगे। तो हम इन तीनों एग्जांपल्स में अगर देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले एक कुछ भी चीज़ थी, ठीक है, यहाँ मिल्क था, और वो चेंज हो जाएगा कुछ कंडीशंस मैट होने के बाद किसी सेकंड फॉर्म में, ठीक है। तो आयरन वाले जो ये हमारे आयरन तवा है या नेल है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ कंडीशंस मैट हुई, उसकी कंडीशंस हमारी या स्टेट हमारी चेंज हो गई, ये यहाँ पे हमारा उस पे हो जाएगा रस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा रस्ट, यानी उसमें जंग लग जाएगा। वैसा ही हमारे ग्रेप्स थे, उसको कुछ टाइम दिया, उसमें कुछ कंडीशंस बनी, कुछ सिचुएशंस उसकी चेंज हुई, वो क्या हो गए हमारे, वो हो गए फर्मेंट, ठीक है।
तो इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो हमारी फिजिकल स्टेट जो है उस ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही है किसी दूसरी स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इन तीनों को, इन एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़े, हम इनसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शंस जो है वो हो चुकी है। जो भी ऑब्जेक्ट थे उनमें केमिकल रिएक्शन हुई, यानी उनके केमिकल्स में रिएक्शन हुई और वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो गए, ठीक है। तो आइए कुछ एक्टिविटीज हैं, अब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारी 3 एक्टिविटीज दी हुई हैं पहले, एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2 एंड एक्टिविटी 1.3। तो पहली एक्टिविटी में क्या है, इसमें हमें क्या करना है, एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है और उसको हमें बर्न करना है। कोई भी एक फ्लेम ले लेंगे और उसको बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें एक पाउडर फॉर्म में जो हमारा मिलेगा उसको हम एक प्लेट में, एक ग्लास, वॉच ग्लास या ग्लास बाउल में हम इकट्ठा कर लेंगे और उसको, ठीक है। तो अब ठीक है, अभी के लिए ये एक्टिविटी है, फिर पहले बाकी की एक्टिविटी में हम देख लेते हैं। दूसरी एक्टिविटी है कि लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है और एक लेना है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। इन दोनों को मिलाना है और मिलाने के बाद हमें जो चेंजेस होंगे उन्हें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी है जिंक के हमें ग्रेन्यूल्स लेने। ग्रेन्यूल्स बेसिकली एक हमारा पाउडर्ड फॉर्म होता है, जो मतलब थोड़े मोटे मोटे टुकड़े होते हैं और एक वो पाउडर फॉर्म होती है। तो हमें जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं और उन्हें डालना है एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद हमें नोटिस करना है कि जिंक के जो ग्रेन्यूल्स थे क्या उसके चारों तरफ कुछ चेंजेस नज़र आते हैं। दूसरा पॉइंट हमें ऑब्जर्व करना है, जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने जो जिंक ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया है, क्या उसका जो टेस्ट ट्यूब है या फ्लास्क है उसकी सराउंडिंग में कुछ टेम्परेचर में चेंज आता है, टेम्परेचर घटता या बढ़ता है, तो वो चेंजेस हमें नोट करने हैं। तो अब देखते हैं पहली एक्टिविटी। तो पहली एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि जो मैग्नीशियम है उसको जलाने के बाद हमारा पाउडर हमें मिला। तो अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो मैग्नीशियम है हमने उसे बर्न किया। बर्न करने का मतलब है कि हमने उसका टेम्परेचर चेंज किया, हम उसे टेम्परेचर दे रहे हैं। वो रिएक्ट कर रहा है किससे, वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ से, किस ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर रहा है, जो एयर में हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जो मैग्नीशियम है टेम्परेचर बढ़ाने पे जो एयर में अवेलेबल ऑक्सीजन है वो उससे रिएक्ट करेगा और जो हमारा एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो इस पाउडर फॉर्म में हमारा मिलेगा, जो हम उसे वॉच ग्लास में कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसे हम यहाँ पे ऐश बोल रहे हैं, यानी वो हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख है, ठीक है, जो कि हमारी वॉच ग्लास में इकट्ठा हो रही है। तो दूसरी जो एक्टिविटी है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, तो मैं इसका आपको बता देता हूँ। तो लेड नाइट्रेट भी हमारा एक वाटर लाइक सॉल्यूशन होगा, मीन ट्रांसपेरेंट होगा, और पोटेशियम आयोडाइड भी हमारा ट्रांसपेरेंट होगा। और जैसे ही हम एक दूसरे को मिलाना स्टार्ट करेंगे, यानी लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड हम डालना स्टार्ट करेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा कलर में चेंज होगा, एकदम से येलोइश कलर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही ये हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारा यहाँ पे कलर चेंज होने लग जाएगा उस सॉल्यूशन का, वो येलोइश कलर आ जाएगा, ठीक है।
तीसरी एक्टिविटीज में क्या है कि जिंक ग्रेन्यूल्स हैं हमारे, उन्हें उसमें हमें या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। तो और हमें जो चेंजेस होते हैं उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे। तो हम इसमें जो जिंक ग्रेन्यूल्स है यानी जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक होता है हमारा HCl, तो Zn प्लस HCl हमारा बन जाएगा जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन H2। तो जो ये रिएक्शन हमारी होगी उससे बनेगा, अगर हम जिंक को मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वहाँ पे हमारा जो रिएक्शन होगी वो होगी, जो बनेगा हमारा वो बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी दी हुई है, इस ई एक्टिविटी को ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे इस बीकर के अंदर ये जिंक ग्रेन्यूल्स हैं और इन्होंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारा H2SO4। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, तो जिंक और प्लस H2SO H2SO4। ओके, तो जो जिंक है हमारा उस पे हमारा जिंक के जो चारों तरफ है कोई कलर चेंज होगा हमारा, ठीक है। और जो H2 है वो हमारी गैस है, वो एक गैस हमें निकलती हुई दिखाई देगी, जो कि हमारी कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। और बीकर को हम टच करके देखेंगे तो वहाँ पे हमें एक थोड़ी सी हीट भी महसूस होगी, और थोड़ा टेम्परेचर जो है उस फ्लास्क का या फिर उस टेस्ट ट्यूब का हमें चेंज मिलेगा, यानी थोड़ा गर्म, वो उसकी जो सरफेस है वो गर्म हो जाएगी। तो अब हम इन तीनों ही एक्टिविटीज़ को अगर हम देखें तो हमने जो चेंजेस हमने देखा कि यहाँ इन तीनों एक्टिविटीज़ से हमने क्या देखा कि या तो उसकी जो भी चीज रिएक्शन कर रही थी, यानी जो भी हमारे रिएक्टेंट थे, जो रिएक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जो हमने एलिमेंट लिए जिनसे हम जिन पर रिएक्शन कर रहे हैं, तो या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। और या फिर इसमें देखा जैसे इसमें कलर हमारा चेंज हो रहा था, जो ट्रांसपेरेंट वाइट कलर था वो उससे कलर हमारा कौन सा हो रहा था, येलोइश। तो हमारा एक नया कलर देखने को मिला। तो यहाँ पे हमें कलर वाले चेंजेस देखने को मिले। और इस स्टेट में क्या मिला, इस वाली एक्टिविटी में हमें क्या देखने को मिला, इस वाली एक्टिविटी में हमें देखने को मिला कि रिएक्शन होने के बाद जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में वहां से हमारी एक गैस निकल रही है, तो वहां पे हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। और प्लस हमें ये भी देखने को मिला जो बीकर का जो टेम्परेचर है वो राइज हो गया, टेम्परेचर जो है बढ़ गया। तो हमें इन एक्टिविटीज से पता चलता है जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसके बाद या तो स्टेट में चेंज होता है या कुछ केमिकल चेंजेस, कलर चेंजेस कुछ देखने को मिलते हैं, या फिर कई बार गैस भी हमारी निकलती हुई दिखती है, और या फिर टेम्परेचर में चेंज होता है। तो यही सब है जो कि हमारा यह बताते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हमारी हो चुकी है। अब हमें हमें समझना ये है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हम उनको एक इजी रिप्रेजेंटेशन कैसे हम उसकी दिखा सकते हैं ताकि हमें उसे पेपर पे लिखने में आसानी हो जाए और समझने में आसानी हो। तो इस चीज को करने के लिए जो हमारी केमिकल इक्वेशंस हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशंस का। सो केमिकल इक्वेशंस आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द फॉर्मूले एंड सिंबल्स। तो मेरा कहना का मतलब क्या है
जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो जस्ट वो क्या होते हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं किसका, केमिकल रिएक्शंस का, जिसमें हम यूज करते हैं जो भी हमारे केमिकल्स हैं उनके केमिकल फॉर्मूले और सिंबल्स। तो जो केमिकल इक्वेशंस हैं, अभी जो हमारी पहली एक्टिविटी थी 1.1, हमने उसमें देखा था कि जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम रिएक्ट करा रहे थे ऑक्सीजन को रिएक्ट करा रहे थे। ये ऑक्सीजन हमारी कहाँ से आ रही थी, ये आ रही थी हमारी एयर से। तो उससे हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमें राख फॉर्म में मिला वो क्या थी, हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ये वाली इक्वेशन है, ये सिंपल एक इक्वेशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ड इक्वेशन फॉर्म में, यानी ये जस्ट हम ये वर्ड फॉर्म में हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं। मैग्नीशियम हमने लिखा, ऑक्सीजन हमने लिखा, मिला क्या हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा जो भी केमिकल्स हैं उनके वर्ड फॉर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन है ये हमारी। और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इक्वेशन का डायरेक्शन किधर है। डायरेक्शन किधर है, इधर है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट करती है रिएक्टेंट्स को। रिएक्टेंट्स हमारे क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं। और ये हमारी क्या है, RHS है। तो R राइट हैंड साइड है, R राइट हैंड साइड किसको दिखाती है, प्रोडक्ट्स को, यानी जो रिएक्टेंट्स को मिलाने के बाद केमिकल रिएक्शन हुई, उसके बाद जो हमें मिले उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। तो हमारे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट इस वाली इक्वेशन में प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, उसके बाद पहले हम इसको हटा देते हैं। ओके, हमें यहाँ पर यही बताया गया है इस पैराग्राफ में कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। जितने हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं हम उन्हें प्लस साइन से सेपरेट करते हैं, यानी प्लस साइन हमें डिनोट कर रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने मिलाया, और एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन क्या है उस रिएक्शन का। उसके बाद हमें राइट हैंड साइड में पता चलेगा जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे उस केमिकल रिएक्शन से मिले, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स। ओके, तो दूसरा देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो अभी हमने पिछली जो वर्ड इक्वेशन फॉर्म देखी, उसमें जस्ट हमने क्या देखे, वर्ड हमने सीधा सीधा लिख दिए, लेकिन हम उन्हें और छोटा और एक मतलब यूजफुल बना सकते हैं अगर हम वर्ड की जगह उनके केमिकल फॉर्मूले का यूज करें। तो मैग्नीशियम का हमारा फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन का क्या है, O2। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है हमारा MgO। मैग्नीशियम का एक एटम, ऑक्सीजन का 8 एटम मिलके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन है, ये है हमारी केमिकल फॉर्मूले वाली जो रिप्रेजेंटेशन है इस, ठीक है। तो ये हमने केमिकल फॉर्मूले बेस्ड रिएक्शन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हमारी जो केमिकल फॉर्मूले बेस्ड रिएक्शंस होती हैं वो ज़्यादा कंसाइज और यूजफुल होती हैं। तो हम आगे केवल हम कौन सी वाली रिएक्शंस स्टडी करने वाले हैं, केवल केमिकल फॉर्मूले बेस्ड रिएक्शंस हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को, अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को हम देखें, एक चीज़ हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम यहाँ देखें, यहाँ मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, यहाँ है ओनली 1 एटम। और यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, यहाँ हैं 2 एटम। और प्रोडक्ट में हमारे कितने, मैग्नीशियम का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो मैं खुद बता सकता हूँ कि पहले देखते हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होती क्या हैं। तो
तो बैलेंस्ड इक्वेशंस हमारी होती हैं कि जो रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में जो भी हमारे एटम्स हैं वो बराबर हैं, यानी मैग्नीशियम अगर इधर एक है तो इधर भी एक ही है, ऑक्सीजन के अगर इधर एटम हमारे दो हैं तो इधर भी दो ही होने चाहिए। सभी प्रोडक्ट्स में मिला के ऑक्सीजन के एटम जो है वो हमारे दो ही होने चाहिए। क्या ये यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है इस वाली इक्वेशन में? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के इधर एटम दो हैं और इधर ऑक्सीजन के ओनली एक ही एटम है। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं दे आर नॉट इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे? वो रिएक्शन क्या है हमारी? वो है इक्वेशन हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके। और अगर दोनों तरफ जो हमारे एटम्स बराबर हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो जो इक्वेशन 1.2 है, ये हमारी कैसी इक्वेशन हुई? ये हुई अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ओके। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो होती है हम उसे बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। उस किसी भी रिएक्शन की जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसे हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है। तो आगे हम वही स्टडी करने वाले हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती कैसे हैं, और कोई हमारी इक्वेशन अगर अनबैलेंस्ड है तो हम उसको बैलेंस कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज दी हुई है, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ाया गया था क्लास 9th में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है कि जो मास है वो कभी भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस की टर्म में अगर हम इसको देखें तो ये हमें बताना चाह रहा है जो केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो एलिमेंट्स का मास था वो बराबर होना चाहिए केमिकल रिएक्शन होने के बाद केमिकल रिएक्टेंट्स के मास के। ओके। तो और दूसरे टर्म्स में मैं अगर बोलूं, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं केमिकल रिएक्शन होने से पहले किसी भी एलिमेंट के, वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स केमिकल रिएक्शन होने के बाद, वो दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो अब हमें इसका मतलब क्या है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है उसको बनाए रखने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस को, या जो हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस होती हैं उसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस हैं यानी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैं, उसमें हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनके नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक। अब बैलेंस करने के लिए क्या तरीका होता है वो हम इस अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन वाला, जो कि हमने पढ़ा था एक्टिविटी 1.3 में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जिंक को लेट मी सेलेक्ट पेन। सो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं। वहां से हमें प्रोडक्ट क्या मिले रिएक्शन होने के बाद? एक तो जिंक सल्फेट मिला और एक मिली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? वो हमारी होती है गैस। ठीक है। तो जिंक, अब ये हमारी हो गई वर्ड इक्वेशन। और वर्ड इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं केमिकल फॉर्मूले बेस्ड इक्वेशन में। तो जिंक का फॉर्मूला है हमारा Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारा H2SO4, जिंक सल्फेट होता है ZnSO4, और हाइड्रोजन है हमारा H2। ठीक है। तो जिंक प्लस H2SO4 ये हमें क्या मिलता है? ZnSO4 प्लस H2। ठीक। तो अब हम यहाँ देखेंगे
एक टेबल हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम पहले एक कॉलम बनाएंगे एलिमेंट्स की जिसमें हम एक एक एलिमेंट लेंगे। हमें यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं इस वाले रिएक्शन में एक तो जिंक है, एक H है, एक सल्फर है S, और एक है हमारा ऑक्सीजन। तो ये सारे हमारे 4 एलिमेंट हैं, तो इन्हें हमने इधर लिख लिया। और अब हम देखेंगे कि इन सभी एलिमेंट्स के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में कितने और राइट हैंड साइड में कितने हैं। तो एक कॉलम हमने बना लिया लेफ्ट हैंड साइड का, और एक कॉलम हमने बना लिया नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट इन RHS साइड वाला। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जिंक का इधर है 1, और राइट साइड में कितना है जिंक का 1, तो 1 लिखा। और हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है 2, तो 2 लिखा। इधर कितने हैं 2, तो 2 लिखा। इधर सल्फर का कितना है 1 है, तो 1 लिखा। रिएक्ट और फिर प्रोडक्ट साइड में यानी RHS साइड में सल्फर के कितना है 1 है, तो 1 लिखा। फिर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के कितने हैं 4 हैं, तो 4 लिखा। देन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने हैं 4 लिखा। अब इस टेबल को फिलअप करने के बाद हम इनको कंपेयर करेंगे कि क्या ये इक्वल हैं। जिंक 1 1 it is equal, then hydrogen 2 and 2, so it is also equal, then sulfur 1 and 1, so this is also equal, and finally oxygen 4, and on RHS also it is 4, so oxygen is also have equal number of atoms on both sides. सो अब हम इस टेबल से देखें कि हमारे सारे एटम्स LHS और RHS में बराबर हैं, तो ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो यहाँ पे हमें इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब हम देखें एक इक्वेशन, ये Fe प्लस H2O। Fe क्या है हमारा, Fe होता है आयरन। तो एक एग्जाम्पल भी था हमारा स्टार्टिंग में, ये वाला आयरन प्लस ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो इसी एग्जाम्पल को का ये हम फॉर्म मान सकते हैं इस वाली इक्वेशन को कि आयरन प्लस H2O, यानी आयरन को एक हमने ह्यूमिड एटमॉस्फेयर दिया, यानी पानी, जो पानी वाला जो पानी के एलिमेंट्स हैं यानी वाटर के जो एलिमेंट्स हैं, वाटर का एलिमेंट क्या होता है H2O, वो लोहे के साथ मिले, उन्होंने क्या बना लिया Fe3O4, यानी आयरन, और ऑक्सीजन क्या है उसके साथ मिलके बन गई ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। और एक दूसरा प्रोडक्ट क्या बना H2, यानी हाइड्रोजन गैस। तो आयरन प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, और वी कैन से इट वाटर, और यानी H2O के साथ मिलके क्या प्रोडक्ट बने, 2 प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, एक आयरन ऑक्साइड और एक मिलेगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन की हमें दोबारा से टेबल बनानी है जैसे हमने ये वाली टेबल बनाई थी, और हम फिर उससे हम कंपेयर करेंगे कि दोनों तरफ जो हमारे एटम्स हैं वो बराबर हैं कि नहीं। ओके, ठीक है, तो ये इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे हम किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो उसके ये स्टेप्स दे रहे हैं। तो पहले हम पहले हम ये देखेंगे कि ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो स्टेप वन में इन्होंने क्या बोला है, पहले सभी जो भी कंपाउंड हैं इनके चारों तरफ हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, हमने बॉक्स बना दिए। देन सेकेंड स्टेप में एक हम टेबल, जैसे हमने अभी पिछली इक्वेशन के लिए बनाई थी वैसी टेबल हम बनाएंगे, एलिमेंट लिखेंगे। तो हमारे यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, हमारे इस इक्वेशन में केवल 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन से, एक तो आयरन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तो पहचानना सभी को आ गया होगा कि एलिमेंट हम कैसे पता चलता है कि कौन कौन से एलिमेंट है। तो हम जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको हम सब इस कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे एक Fe है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये हमने लिख लिया। तो दूसरी कॉलम बनाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड की और तीसरी कॉलम हम बनाएंगे राइट हैंड साइड की। अब हम इन्हें काउंट करना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे आयरन के कितने एटम्स हैं? यहाँ पे है हमारा एक एटम, तो एक लिख दिया। और राइट हैंड साइड में कितने हैं आयरन के? ये हैं हमारे 3 एटम, तो ये हमारे 3 आ गया। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? ये हैं हमारे 2, तो ये हमने लिखा 2। और इधर कितने हैं? इधर भी 2 ही हैं, तो इधर अगेन हमने 2 लिख दिया, ठीक है, राइट हैंड साइड में। फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन का इधर है एक एटम और इधर 1 लिखा, और इधर है ऑक्सीजन का 4, तो इधर हमने 4 लिख दिया, ठीक है। तो अब इसे हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि 1 3 के बराबर नहीं है, 2 2 के बराबर है, 1 और 4 के बराबर नहीं है। तो हम देखें कि आयरन और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वो बराबर नहीं है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड है। तो इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें बैलेंस्ड करने की जरूरत है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी हम इक्वेशन की टर्म में कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए। तो उसी लॉ को हमें फॉलो करना है, उसी लॉ को फॉलो करते हुए इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें बैलेंस्ड करना है। तो उसी के लिए हम ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये टेबल बनाने के बाद अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 में। तो इन्होंने क्या बताया हुआ है स्टेप नंबर 3 में? सॉरी, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। तो स्टेप नंबर 3 में इन्होंने बताया है कि हम इस इक्वेशंस में से वो वाला कंपाउंड उठाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो अब वो कंपाउंड हमारा रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है और वो कंपाउंड हमारा प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं? तो अगर यहाँ देखें, यहाँ 1 ही है, यहाँ 3 है, 2 और 1 3, और यहाँ देखें 3 और 4 7, ये इस वाले कंपाउंड में 7 हैं और इस वाले कंपाउंड में यानी हाइड्रोजन में इसमें 2 हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे इस वाले कंपाउंड में, तो हम इसको उठा लेंगे Fe3O4 को, ठीक है। Fe3O4 को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किसके नंबर ऑफ एटम्स उसमें ज़्यादा हैं। इसमें उस वाले भी कंपाउंड में जो हमने लिया Fe3O4 यानी जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसमें देखेंगे कि किस एटम के सबसे ज़्यादा नंबर, किस एलिमेंट के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीजन के 4 हैं, तो हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे और एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, फिर रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो इनिशियल में हमें क्या कंपाउंड था? रिएक्शन साइड में, रिएक्टेंट साइड में है हमारा H2O, जिसमें ऑक्सीजन हमारा आ रहा है वो है हमारा H2O, और प्रोडक्ट साइड में वो ऑक्सीजन हमारी मिल गई Fe के साथ, तो हमारा क्या बन गया? Fe3O4। तो Fe3O4 तो Fe3O4 में कितने हमारे नंबर ऑफ एटम्स है? 4। और रिएक्टेंट्स में यानी H2O वाले यानी वाटर वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1। तो हमारे रिएक्शन साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट साइड में हमें 4 और ऑक्सीजन के एटम चाहिए, ठीक है। तो 4 और ऑक्सीजन के एटम चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या कर देंगे? यहाँ पे हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो गए ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन के एटम हो गए हमारे 4। अच्छा, फिर ऑक्सीजन के तो 4 हमारे हो गए, लेकिन क्या हमारे इससे हाइड्रोजन के एटम्स नहीं बढ़ गए? तो हाइड्रोजन के इधर कितने एटम्स हो गए? 4 × 2। अब हमारे हाइड्रोजन के हो गए 8, ठीक है। तो पहले हमने, पहले इसी स्टेप में हमने स्टेप 3 में
ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो उनको बैलेंस कर दिया। तो यानी अब हमारे इधर भी 4 हो गए और इधर भी 4 हो गए, ठीक है। तो अब हमारा क्या बचा? अब हमारा बचा हाइड्रोजन और आयरन। ये हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ले लेते हैं, इसको रफ कर दो। तो स्टेप नंबर 4 हम देखते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में बता रहा है कि आयरन और हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो अभी भी बैलेंस नहीं है। तो हम इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज हम पहले क्या सेलेक्ट कर ले रहे हैं, हाइड्रोजन को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो फिर से वही टेबल बनाएंगे कि एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और एक कॉलम बनाएंगे, एक रिएक्टेंट साइड में और एक प्रोडक्ट साइड में कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन किस में आ रहा है, हमारा H2O में आ रहा है। तो H2O में कितने एटम्स हो गए हमारे हाइड्रोजन के, 4 × 2 अब हो गए हमारे 8। और प्रोडक्ट साइड में हमारे हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, ठीक है। तो अब इसको 8 इधर है, 2 इधर है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या है कि हमें छोटे को बड़े के बराबर बनाना है। यानी 2 हमारा छोटा है, यानी 2 हमारा कम है। तो उसमें अगर हम 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा हो जाएगा 8, और 8 होने से हो जाएंगे दोनों तरफ इक्वल। तो हमें किधर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, छोटी वाली साइड में, यानी कम नंबर ऑफ एटम्स की साइड में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो कम नंबर ऑफ एटम्स किधर हैं, वो है हमारे प्रोडक्ट साइड में, यानी 2। इधर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा हमारा 8। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की। तो यहाँ देखें हमने इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 4 की। तो अब हमारा हाइड्रोजन के इधर कितने हो गए, 8, और इधर भी हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 × 2 = 8। ऑक्सीजन हमने पहले थर्ड स्टेप में ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं। अब हमारा क्या बचा, आयरन के इधर कितने हैं, 3, और इधर कितने हैं, 1। तो फिर हमारा स्टेप नंबर 5 में अगेन वी विल मेक दैट सेम टेबल, तो जिसमें कि हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। पहले हम आयरन इनिशियल है, तो इसमें रिएक्टेंट साइड में आयरन में इसमें कितना एटम है, 1 है। और प्रोडक्ट साइड में Fe3O4 में कितने एटम्स हैं, 3 है। अब हमारे नंबर ऑफ एटम्स कम किस साइड में है, वो है हमारे रिएक्टेंट साइड में। तो उसको बैलेंस करने के लिए 1 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा 3 = 3 इक्वल। तो 3 की मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या कर देंगे, कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 3 × Fe। तो हमारी कंप्लीट इक्वेशन, अब फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। अब हम एक बार इस इक्वेशन को दोबारा से चेक करेंगे कि क्या नंबर ऑफ एटम्स सब में बराबर हैं। तो इधर 3 है Fe के, इधर भी 3 है, और 4 इधर × 2 हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8, इधर भी 4 × 2 हाइड्रोजन के हो गए 8, इधर ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 × 1, इधर 4 हो गए, और इधर ऑक्सीजन के ऑलरेडी इधर नीचे 4 हैं, तो ये बराबर हो गए। तो सारे जो भी एटम्स हैं अब दोनों साइड हमारे बराबर हो चुके हैं, यानी हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त, वो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोफिशिएंट में, ठीक है। अगर जैसे ये था कि इधर Fe3 था, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 3 की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट में करी है, यानी इसके साथ जो मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोल रहे हैं हम कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करा है हमने, ठीक है। ना कि हमें 3 को हमने Fe के नीचे लगाया है, ठीक है। 3 को हमने इधर लिखने की बजाय हमने क्या करा, कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करा है उसको, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई ना करके उसको मल्टीप्लाई करें नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखें, तो उससे हमारा पूरा केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आयरन है, अगर हम Fe3 को नीचे लिख देंगे तो वो Fe3 आयरन ना रह के वो और कोई सी फॉर्म बन जाएगी, वो केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा
जो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट में। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ये है हमारा स्टेप 7th। स्टेप 7th जो है बेसिकली एक ऑप्शनल स्टेप है, इसको हमें हमेशा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस स्टेप में हमारा क्या बता रहा है कि हम जो रिएक्शंस में इन्वॉल्व सिंबल्स हैं, यानी जो भी हमारे कंपाउंड हैं, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है यानी वाटर है, और ये फेरस ऑक्साइड है यानी और आयरन ऑक्साइड है, और ये हमारा हाइड्रोजन है। तो ये किस फॉर्म में है, तो उस फॉर्म को भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टेट्स कौन सी होती हैं, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और गैस है। तो जिस भी स्टेट में ये केमिकल्स हमारे अवेलेबल हैं उसको हम विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स एंड दिस वन लेटर वी कैन रिप्रेजेंट देयर स्टेट। तो आयरन जो है वो हमारा किस स्टेट में अवेलेबल है, वो है हमारा सॉलिड में। हाइड्रोजन जो है वो है हमारा गैसियस फॉर्म में। जो हाइड्रोजन ऑक्साइड है यानी वाटर है वो हमारा यहाँ पर लिक्विड स्टेट में ना होके वो है हमारा गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट का मतलब है कि पानी को हमने उबाल करके उसकी स्टीम बनाई, तो स्टीम को हम क्या बोल रहे हैं, गैसियस फॉर्म। तो वो हमारा गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करा रहे हैं आयरन के साथ। ठीक है, तो उससे हमारा क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड हमारी उसकी क्या स्टेट होगी, वो होगी सॉलिड। और जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगी उस रिएक्शन के बाद, जो गैस हमारी बाहर निकलेगी यानी हाइड्रोजन जो बाहर निकलेगी वो होगी हमारी गैसियस फॉर्म में, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। इन्होंने एक नई स्टेट और बताई हुई है यहाँ पर, एक्वस, AQ से, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक्वस मतलब है एक्वस फॉर्म, किसी भी केमिकल की एक्वस फॉर्म, यानी जो भी हमारा केमिकल है अगर हम उसे पानी में मिलाकर रिएक्ट करा रहे हैं, जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था या H2SO4 था, कौन सी एक्टिविटी में, एक्टिविटी 1.3 में। तो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड थे, यानी डाइल्यूट करके हम इन केमिकल्स को रिएक्ट करा रहे हैं जिंक के साथ। हाइड्रोक्लोरिक को डाइल्यूट करके यानी उसे थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं पानी में मिला के। तो ऐसी फॉर्म क्या हो गई, एक्वस है, यानी पानी में वो पानी में उनका हमने सॉल्यूशन बनाया है, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, एक्वस। ओके, हाँ, तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखने वाली हैं। तो इस स्टेट को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कोई ज़रूरी नहीं होता इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, जबकि एक एक्सप्लिसिटली कहीं पे मेंशन ना किया गया हो, तब तक हम नहीं करते हैं। अगर किसी ने मेंशन किया हुआ है कि हमें स्टेट भी रिप्रेजेंट करनी है, तो तब हम इनकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लेटर्स। ओके, उसके बाद जो हम जो केमिकल इक्वेशंस होती है उसमें हम कुछ और भी इंफॉर्मेशंस हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि कई इक्वेशंस, कई रिएक्शन क्या होती हैं जो मेनली गैसियस वाली रिएक्शंस होती हैं, उसमें हमें क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। प्रेशर अप्लाई करने से वो रिएक्शंस होती हैं, तो हम उस प्रेशर को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा केमिकल इक्वेशन का एरो होता है उस पे हम उन कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है या फिर प्रेशर है या फिर कैटेलिस्ट है, कि कितना टेम्परेचर हमें उन केमिकल्स को दिया कि वो रिएक्शन हुई, तो उस टेम्परेचर को हम उस केमिकल इक्वेशन के एरो पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर प्रेशर कितना अप्लाई किया उन दोनों केमिकल्स पे यानी उन गैस पे, ताकि वो रिएक्शन हमारी हो जाए, तो उस प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर कैटेलिस्ट बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे केमिकल्स होते हैं उनके बीच में रिएक्शन कराने पर कई बार हम क्या करते हैं, एक कैटेलिस्ट की हेल्प लेते हैं, एक ऐसे एलिमेंट या एलिमेंट की हेल्प लेते हैं जो उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है, उस केमिकल रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है। ठीक है,
ठीक है। तो उसको फास्ट कर देता है। तो जिस ऐसे एलिमेंट का हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं कैटलिस्ट, विच इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ दैट रिएक्शन, दैट इज नोन एज द कैटलिस्ट। तो यहां पर हमारा इस रिएक्शन में अगर देखें, ये हमारा CO है प्लस H2, इस पे हमने 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया तो हमारा क्या मिला, CH3OH लिक्विड फॉर्म में। फिर इक्वेशन है हमारी 1.12, जो कि बेसिकली एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो प्लांट्स में हमारी रिएक्शन होती है, जो कि उपयोगी होती है पौधों के खाना बनाने के लिए। तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड बनाते हैं, वो रिएक्शन उनमें होती है, वो हमारी 1.12 है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो पानी के साथ मिलके किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, सनलाइट यानी इसको हम सनलाइट यहाँ पे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर कुछ, उसे थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए यानी सनलाइट चाहिए उसकी प्रेजेंस में। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक सब्सटेंस है, केमिकल बोल लो, जो कि पेड़ की पत्तियों में ही प्रेजेंट रहता है। तो इन सनलाइट प्लस क्लोरोफिल के साथ की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज में प्लस ऑक्सीजन में, जो कि ऑक्सीजन फिर पेड़ पत्तियों से रिलीज कर दी जाती है पौधों द्वारा, जो कि जिसे कौन कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम करते हैं, या कोई भी लिविंग बीइंग है उसे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये वही ऑक्सीजन है जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमें मिलती है, और प्लस ये क्या बनता है, वाटर इसमें हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस वाली एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये बस दो जो इक्वेशन है वो समझाने के लिए है कि क्या, कैसे हम टेम्परेचर या जो या फिर प्रेशर है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिएक्शंस में। ठीक है, सो दैट्स इट। और आगे ये बोल रहा है यूजिंग दीज स्टेप्स, जो कौन से स्टेप्स जो हमने सीखे हैं किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। क्या इक्वेशन 1, कैन यू बैलेंस 1.2, जो इक्वेशन 1.2 थी उसको बैलेंस कर सकते हैं, तो आप उसको एक बार ट्राई कीजिएगा। और अगर नहीं होती है या आपने जो भी बैलेंस की है उसको कमेंट्स में करके बताइए कि आपका बैलेंस करके क्या इक्वेशन आपको मिली इक्वेशन 1.2 में। और इस वीडियो में हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और जो रिमेनिंग कंटेंट है, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, अगर कंटेंट इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें, और नेक्स्ट जो भी वीडियोस हैं उसके अपडेट आपको मिले। और या सो ओके, सो we are ending this video here only, and remaining topics we will cover in the next video. Okay, thanks to everyone.